मेहता का उल्टा चश्मा। जिस वक्त आपकी शगुन लेके आए हो तब ये सवाल का क्या मतलब बनता है? माफ कीजिए पवन सिंह जी, शगुन की विधि शुरू हो उससे पहले मेरे लिए ये जवाब जानना बहुत जरूरी है। पुटलाल, तुम ये सवाल सबके सामने क्यों पूछ रहे हो? भिड़े, एक बेटी के बाप होकर तुम ऐसा सवाल पूछ रहे हो? मेरे भाई, हम अक्सर ये नहीं देखते कि एक बेटी, एक बहन, एक माँ कई बार कभी परिवार के नाम पर, कभी समाज क्या सोचेगा ये सोचकर, कभी माता पिता के बारे में सोचकर अपने दिल की बात दिल में ही दबा कर रखती है। मैं चाहता हूं कि प्रतीक्षा जी अपने मन में जो भी है, उनके दिल में जो भी है, वो बिना किसी दबाव के सबके सामने रखें। बताओ प्रतीक्षा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ कहो। पोपटलाल जी, प्रतीक्षा की कोई मजबूरी नहीं है। उसने हाँ कहा तभी तो बात आगे बढ़ी है। जी नहीं, किसी से सिर्फ हाँ कहना और प्यार करना दोनों अलग अलग है। पोपटलाल जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? दोनों बात अलग कैसे हो सकती है? अलग है, बिल्कुल अलग। हो सकता है प्रतीक्षा जी ने ये सोचकर कि उनका डिवोर्स हो चुका है, वो माता पिता पर बोझ बनकर बैठी है, इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया हो। अरे क्या बात कर रहे हैं पोपटलाल जी? मेरी बेटी मुझ पे बोझ कैसे हो सकती है? हाँ पोपट भाऊजी, बेटी कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। हाँ पोपटलाल, बेटी तो वो दिया होती है जो दो घरों में उजाला करती है। हाँ। और पोपट भाई, जिस प्यार की आप बात कर रहे हैं ना, वो प्यार कभी कभी शादी के पहले हो जाता है और कभी कभी शादी के बाद होता है। हाँ। और पोपटलाल भाई, सुबह तो अपनी सबकी बात हुई, सबकी मर्जी थी और इसीलिए तो हम यहाँ आए। हाँ पोपट भाई, तो फिर अचानक से ऐसे सवाल पूछने का क्या मतलब? हाँ, मतलब है, मैं एक पत्रकार हूं और मैं हमेशा ये मानता हूं कि हर किसी को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रतीक्षा, तुम खुले मन से सबके सामने अपने विचार रखो और कहो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? पोपटलाल जी, हमारी बेटी संस्कारी है, बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसे कैसे बोल सकती है? जी, आप विश्वास कीजिए, हम प्रतीक्षा की मर्जी के बाद ही आगे बढ़े। फिर भी अगर आपके लिए बात करना इतना जरूरी है तो आप दोनों अलग जाके बात कर सकते हो। नहीं, प्रतीक्षा को सबके सामने ही मेरे सवाल का जवाब देना होगा। क्या हो गया इनको आज? प्रतीक्षा, मैं मानता हूं कि बचपन में माता पिता हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। हमें अच्छे स्कूल में भेजते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमें जीने के तौर तरीके सिखाते हैं, हमारे लिए कई बड़े फैसले भी लेते हैं। लेकिन जहां तक जीवन साथी को पसंद करने का फैसला है, वो अगर हम खुद ले तो बेहतर है। इसलिए बताओ प्रतीक्षा, जीवन साथी के रूप में क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? पोपटलाल जी, हमें पता है कि प्रतीक्षा को अच्छी तरह से मालूम है कि हम हमेशा उसका भला चाहते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप उसे पसंद है। अगर ऐसा है तो ये बात सिर्फ एक बार मैं प्रतीक्षा के मुंह से सुनना चाहता हूं।
सॉरी पोपटलाल जी, लेकिन मैं सबके सामने नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? बोलो ना प्रतीक्षा। प्लीज पोपटलाल जी, मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन मैं बता सकता हूँ तुम किससे प्यार करती हो, 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 तुम किससे प्यार क्या? तुम आज भी परेश को प्यार करती हो, 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 परेश को प्यार करती हो। परेश, परेश, परेश? ये परेश कौन है पोपटलाल? हाँ। परेश वही है जिसके साथ प्रतीक्षा की शादी हुई थी। आप परेश को कैसे जानते हो? और अगर आपको ये सब पता था तो हमें क्यों नहीं बताया? और हम लोगों को शगुन के लिए यहाँ क्यों लेकर आए? पोपटलाल भाई, ये सब करने की क्या जरूरत थी? और रहते की मतलब पोपटलाल, सुबह जब पवन सिंह जी का फोन आया था, तुम ये सब उससे पहले से जानते थे? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मुझे पता है आप सबके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे और मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। वैसे मैंने यहां आने से पहले ये सारी बातें चाचा जी को बताई थी। बापूजी? चाचा जी? हाँ, मैं और पोपट जब सोसाइटी के मंदिर में गए थे तो वहां पे उसने मुझे सब सच बता दिया। अरे गॉड! तो फिर चाचा जी आपने भी किसी को नहीं बताया? यार बेटा, कई बातें सही समय पे ही बताई जाए, उसी में समझदारी। हेलो, आ गए आप? आ जाइए, अंदर आ जाइए। अरे बजा बजा भाई, बजा बजा बजा। बंद करो, ढोल बंद करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? पोपट बेटा, ये कौन है? चाचा जी, ये वही परेश है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। इसी के साथ प्रतीक्षा की शादी हुई थी। हाँ, शादी हुई थी। अब इनके डिवोर्स हो चुके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? इसे मैंने बुलाया है। पोपटलाल जी, आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया? देखिए पवन सिंह जी, आशा देवी जी, आप लोग गुस्सा थूक दीजिए, शांत हो जाइए और एक बार शांति से मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैंने परेश को यहाँ क्यों बुलाया। देखिए, हमें ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। परेश, तुम अभी कभी यहां से चले जाओ। प्रतीक्षा, क्या तुम भी यही चाहती हो कि परेश यहां से चला जाए? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा,
प्रतीक्षा, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मन में जो है वो सबके सामने सच सच बता दो। मैं आज भी परेश से प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। क्या? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रतीक्षा, बहुत। और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तो अभी पोपटलाल, आप दोनों अगर एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हो तो आपका डिवोर्स क्यों हुआ? मैं बताता हूं। मैंने जब प्रतीक्षा को पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मेरी बरसों की प्रतीक्षा पूरी हो गई। अब सिर्फ उसके जवाब का इंतजार था। और आज सुबह जब मैं मंदिर गया भगवान के दर्शन करने के लिए, तो यकायक मेरी प्रतीक्षा से वहां मुलाकात हो गई। हे भगवान, आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। अब आप ही मेरी सहायता करो। अरे वाह, प्रतीक्षा भी इसी मंदिर में दर्शन करने आई है। प्रतीक्षा जी, प्रतीक्षा जी, हेलो। आप भी इसी मंदिर में दर्शन करने आती है? हाँ। अरे वाह, मैं तो यहाँ आज आपकी यहाँ जाए इसलिए दर्शन करने आया था। और देखिए, भगवान ने हमें यही मंदिर में मिला दिया। ये संकेत है भगवान का कि हमारा रिश्ता हो जाए। बताइए ना, आपकी मेरे बारे में क्या राय है? पोपटलाल जी, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, पर ऐसे नहीं। तुम मुझे क्लियरली बताओ कि तुम्हारे इस रिश्ते के लिए हाँ है या ना। देखिए, आपकी अगर ना है तो भी बता दीजिए, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो भी है अब बता दीजिए, अब रहा नहीं जा रहा है। देखो प्रतीक्षा, हम भगवान के मंदिर में खड़े हैं। भगवान के सामने अपना जवाब बता दो, हाँ या ना। हाँ। अरे थैंक यू प्रतीक्षा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अरे क्या हुआ? अच्छा, शर्मा गई। अरे ऐसे शर्मा कर तुम चेहरा नीचे कर लोगी तो मैं तुम्हारे चेहरे की खुशी कैसे देख पाऊंगा? प्रतीक्षा, अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अच्छा,
खुशी के आंसू है। ओ अच्छा समझा। वो शादी के बाद पापा का घर छोड़ना पड़ेगा, विदाई होगी, ये सोचकर इमोशनल हो रही हो ना? अरे पगली, अभी तुम्हारी विदाई में बहुत टाइम है। क्या हुआ प्रतीक्षा? बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे प्रतीक्षा, आज हमारा रिश्ता पक्का होने वाला है। तुम सबके सामने हाँ बोलने वाली हो और ऐसे रो रही हो। बताओ ना, तुम्हारे मन में क्या है? देखो प्रतीक्षा, आज हम एक ऐसे रिश्ते की डोर में बंधने जा रहे हैं जिसकी नींव विश्वास पर है। तुम मुझ पर विश्वास रख के तुम्हारे मन में जो कुछ भी है वो बता सकती हो। बताओ। पोपटलाल जी, मेरा डिवोर्स हो चुका है। क्या तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है? हाँ। ये बात तुम्हारे प्रोफाइल में क्यों नहीं लिखी है? वो मम्मी पापा ने मना किया था। अच्छा, मतलब आप लोग ये बात छिपाना चाहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर हम तुम्हारे घर जब मिलने आए तब ये बात क्यों नहीं बताई? वो पापा ने सोचा था कि रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी तो आपको सब बता देंगे। पापा को सब पहले से बता देना अच्छा नहीं लगता। बट आई एम श्योर ये डिवोर्स की बात जानकर आपका विचार बदल गया होगा ना? नहीं प्रतीक्षा, तुम डिवोर्स हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरी अभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ है। और ये बात भी तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पापा के पैसे और ओहदे को देखकर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए हाँ बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। पोपटलाल जी, आपसे पहली मुलाकात में ही मुझे लगा था कि आप अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। प्रतीक्षा, अगर तुम्हारी भी इस रिश्ते के लिए हाँ है, तुम राजी हो, तो फिर इतना रो क्यों रही हो? क्या कहूँ पोपटलाल जी, मैं आज भी परेश को अपने दिल से नहीं निकाल पाई हूँ। कौन परेश? वही जिससे मेरी पहली शादी हुई थी। पोपटलाल जी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं भगवान की शरण में आई थी। तुमने अपने दिल की बात परेश को बताई है? नहीं, डिवोर्स के बाद तो परेश ने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया है। डिवोर्स के बाद ना ही कभी हमारी बात हुई और ना ही हम मिले। बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। प्रतीक्षा से बात करके मुझे ऐसा लगा कि वो आज भी परेश को प्यार करती है। मैंने ठान लिया, मैं परेश से बात करूंगा और पूरी बात जान कर रहूंगा। मैंने परेश का नंबर ढूंढ निकाला और उससे पूरी बात की। दोस्तों, आपने जीवन में अक्सर देखा होगा, जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना हो, आपको उस वक्त पेन नहीं मिलता है, खो जाता है, और मिलता है तो फिर काम नहीं करता। ऐसा ही है हमारे पोपटलाल के साथ। अब देखना यह है कि क्या होता है आगे। भाई, पोपटलाल की किस्मत न जाने कैसे लिखी गई है, हर बार ऐसा ही होता है। भाई, उनकी शादी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर ही नहीं पाती। दुख तो होता है, आपको भी होता है, हमें भी होता है। और अब आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता आपको जरूर होगी। उत्सुकता जीवन में बनी रहनी चाहिए। क्या होता है जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो, आप कौन? हेलो, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। बताइए क्या बात थी? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आज आपकी एक्स वाइफ प्रतीक्षा जी का दोबारा रिश्ता होने वाला है। एक मिनट, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? और मैं आपको बता दूं कि मेरा और प्रतीक्षा का डिवोर्स हो चुका है। मुझे पता है, लेकिन मुझे लगा कि
आपको ये बात बताना जरूरी है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप है कौन? मैं वही लड़का हूँ जिसके साथ प्रतीक्षा का रिश्ता होने वाला है। तो फिर आपने मुझे क्यों फोन किया? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि भले आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रतीक्षा जी आपको भूल नहीं पाई है। उसे कहो मुझे भूल जाए। कैसी बात कर रहे हैं परेश जी? इतना ईगो? ईगो की बात नहीं है पोपटलाल जी। अगर उसके मन में मेरे लिए प्यार था तो घर छोड़ के क्यों गई और मुझे डिवोर्स भी दिया? एक मिनट। माना कि वो घर छोड़कर चली गई, लेकिन आप भी तो फिर उसे कभी मनाने नहीं गए, ना ही कभी आपने उसका फोन उठाया। आप सिर्फ इतना बताइए कि आज भी आप प्रतीक्षा से प्यार करते हैं? देखिए पोपटलाल जी, अब आपका रिश्ता प्रतीक्षा के साथ होने वाला है, तो ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद आज भी प्रतीक्षा को आपकी प्रतीक्षा है। पर अब क्या? अब तो मेरा डिवोर्स हो गया। परेश जी, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आज शाम को 4:20 पर प्रतीक्षा के घर जाने वाला हूँ शगुन लेकर। अगर आज भी आप प्रतीक्षा से प्यार करते हैं तो शगुन की विधि शुरू होने से पहले आप उसके घर आ जाना। अरे लेकिन मैं तो इस वक्त बैंगलोर में हूँ। वो सब मैं नहीं जानता। आपके पास 4 घंटे हैं। शगुन की विधि शुरू होने से पहले अगर आप प्रतीक्षा के घर नहीं आए तो मैं प्रतीक्षा से रिश्ता पक्का कर लूं। डिवोर्स के बाद मैं मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट हो गया था। जब पोपटलाल जी का कॉल आया तो उन्होंने जिस तरह बात करी, मुझे लगा वो हमारे बारे में कुछ अच्छा ही चाहते हैं। इसलिए मैं सब छोड़कर बैंगलोर से फ्लाइट करके यहाँ आ गया। पोपटलाल, जब तुमको ये प्रतीक्षा जी और ये परेश जी का पहले से पता था, तो फिर हम सबको शगुन के साथ यहाँ क्यों लेकर आए? जेठालाल, क्योंकि प्रतीक्षा ने मुझे साफ साफ कुछ नहीं बताया था। मैंने परेश को कहा था कि उसके पास सिर्फ 4 घंटे हैं, लेकिन सच तो यह था कि मेरे पास भी सिर्फ 4 घंटे थे। मुझे नहीं पता था कि यहां आकर क्या होने वाला है। शगुन मेरी तरफ से दिया जाएगा या परेश की तरफ से। मेरी तरफ से अगर शगुन दिया जाता तो ये शुभ कार्य आप सबके बिना संपन्न हो जाता, और ये मुझे बिल्कुल गंवारा नहीं था। इसलिए मैं आप सबको अपने साथ लेकर आया। पोपट भाई, अगर परेश भाई नहीं आते तो? अरे अब्दुल मियां, अगर ऐसा होता तो मैं प्रतीक्षा को ऐसे ही थोड़ी मझदार में छोड़ देता। उसे खुशी खुशी अपना लेता और अपना जीवन साथी बना लेता। पोपटलाल जी, मेरी बात सुनिए। मैं जितना इन दोनों को जानता हूं, इनका आपस में कोई मेल नहीं है। थोड़े दिन साथ में रहेंगे, फिर झगड़ा शुरू, फिर डिवोर्स। नहीं पापा, अब ऐसा नहीं होगा। मैं प्रतीक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी परेश से कभी झगड़ा नहीं करूंगी पापा। इस लंबी जुदाई ने हमें एक दूसरे की अहमियत समझा दी। हम हमेशा साथ रहेंगे। अरे तो अभी पोपटलाल, लेकिन डिवोर्स हुआ ही क्यों था? हाँ, मैं शुरू से सारी कहानी बताता। दरअसल परेश और प्रतीक्षा की लव मैरिज हुई थी। प्रतीक्षा बेटा, जरा सोचो, तुम्हारा और परेश का कोई मेल नहीं है। क्यों पापा? परेश पढ़ा लिखा है, होशियार है, बहुत प्यार करता है मुझसे। हाँ ठीक है, लेकिन बेटा वो हमारी बरोबरी का नहीं है। तुम इस घर में हर सुख सुविधा के साथ पली बड़ी, और वो परेश के पास खुद का घर तक नहीं है। तुम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी? मैं एडजस्ट कर लूंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ परेश से। और प्रतीक्षा की जिद के सामने माता पिता हार गए और इन दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद
इनके हनीमून के लिए पवन सिंह जी ने यूरोप ट्रिप बुक की थी, लेकिन ये बात परेश को अच्छी नहीं लगी। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। वो गए हनीमून के लिए। वापस आने के बाद थोड़े दिन तक सब ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे तकरारें शुरू हो गई। और एक दिन, अरे प्रतीक्षा, कहाँ लेके जा रही हो? प्रतीक्षा, ये क्या है? नई कार पापा ने हमें गिफ्ट की है। प्रतीक्षा, हमें ऐसे महंगे गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब, ये कार वापस ले जाइए। एक मिनट। परेश, पापा ने हमें ये गिफ्ट में दी है। प्रतीक्षा, ये गिफ्ट नहीं है, ये हमें दया दिखाई जा रही है। कमाल है, पापा मुझे कुछ गिफ्ट में दे भी नहीं सकते क्या? गिफ्ट देना दया दिखाना होता है। ये दया नहीं तो और क्या है? तुम्हारे पापा को ना बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। परेश, तुम पापा को गलत समझ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रतीक्षा, बस, हमें ये कार नहीं चाहिए। पापा ने इतने प्यार से हमें गिफ्ट दिया है, तो वापस लौटाकर अपमान नहीं करते हैं ना। ये मान अपमान तो उनको कार भिजवाने से पहले सोचना चाहिए। प्रतीक्षा, आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर अपने पापा से कुछ नहीं लोगे। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? हाँ, और डिवोर्स? नहीं, कभी डिवोर्स नहीं हुआ था। अरे पर प्रतीक्षा हमारी बेटी है और हम अपनी बेटी को प्यार से कुछ दे नहीं सकते क्या? हाँ परेश बेटा, कोई बाप अपनी बेटी को प्यार से कुछ देना चाहे तो उसमें गलत क्या है? चाचा जी, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी। मुझे इस बात को अपने आत्मसम्मान का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। हाँ। बिल्कुल सही कहा तुम। और इसी तरह गलतियां गलत फहमियों में बदलती गई। हैप्पी एनिवर्सरी। So pretty. Thank you so much, परेश। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। पापा ने हमारे लिए 7 स्टार होटल में पार्टी अरेंज की है। अरे पर प्रतीक्षा, मैंने तुम्हारे लिए एक अलग सरप्राइज प्लान किया है। हाँ, तो तुम फिर कभी सरप्राइज दे देना। आज पापा ने बुकिंग की है, तो चलो चलते हैं। तुम्हारे पापा ने किया ना, तो तुम चली जाओ। परेश, कैसी बात कर रहे हो? मैरिज एनिवर्सरी हम दोनों की है। अगर हम दोनों की एनिवर्सरी है तो हम दोनों कुछ अलग से प्लान करेंगे ना। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे पूछे बगैर पापा से कुछ मत लेना। अच्छा ठीक है, गलती हो गई। अब ये सब नाटक छोड़ो, जल्दी तैयार हो जाओ, सब वेट कर रहे होंगे। प्रतीक्षा, तुम्हें सब की पड़ी है, लेकिन मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। परेश, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और मुझे नहीं मनानी कोई एनिवर्सरी। परेश। और फिर उस दिन दोनों कहीं नहीं गए। और हमने हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी नहीं मनाई। अब चाचा जी आप ही बताइए, अपनी बेटी और दामाद की खुशी को अपनी खुशी मानना कोई गलत बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर प्रतीक्षा, पति के मन में क्या चल रहा है उसका पता लगाना पत्नी का फर्ज होता है। मैं मानती हूँ, गलती मेरी थी। जब परेश को पापा से कुछ लेना पसंद नहीं था, तो मुझे पापा को बता देना चाहिए था। तब इन दोनों को अपनी गलतियां समझ में नहीं आई। बस दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हुए थे। क्या हुआ परेश? मुझे अर्जेंटली फोन करके क्यों बुलाया? तुम कहाँ गई थी? मम्मी पापा के पास। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। प्रतीक्षा, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मैं घर पर नहीं था और तुम माँ को अकेला छोड़ के चली गई। तुम्हें पता है, माँ गिर गई थी। पर मैं तो माँ को पूछ कर गई थी। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें घर पर होना चाहिए था। परेश, कैसी बात कर रहे हो? आज मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी। मैं जब गई थी तब माँ बिल्कुल ठीक थी। अरे पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें घर पे रहना है। ओके, सॉरी। अब सॉरी का क्या मतलब? प्रतीक्षा, तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। एक्चुअली गलती किसी की भी नहीं थी, बट सिचुएशन की थी। नहीं, सॉरी बबीता जी, इसमें शिशु से
परिस्थिति का कोई वाकई नहीं है, इसमें समझण का अभाव है। क्या है कि कठिन से कठिन परिस्थितियां तो जीवन में आती ही रहती है और आती ही रहेंगी, लेकिन अगर सही समझण हो तो उस कठिन परिस्थिति में से बाहर निकलने का रास्ता हमें मिल जाता है। कुछ गलत कर रहा हूँ बाबूजी? नहीं नहीं, अरे इसीलिए तो हमारे गोकुलधाम वासियों का जीवन मंत्र है ना, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। नजरिए की है बात। अब ये बात ये दोनों समझ नहीं पाए और इसी वजह से इन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। आज भी खिचड़ी? वो आज भी सब्जी जल गई। प्रतीक्षा तुम कब खाना बनाना सीखोगी? डोंट वरी, कल से तुम जो डिश मांगोगे वो मिलेगी। पापा महाराज भेज रहे हैं। पापा को मना कर दो, मैं रोज खिचड़ी खा लूंगा। कभी खाने को लेकर झगड़ा, कभी खर्चे को लेकर झगड़ा। प्रतीक्षा, क्या हुआ परेश? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि खर्चे थोड़े कम करो कम करो, इतना महंगा ओवन लेने की क्या जरूरत थी? ये अच्छी क्वालिटी का है परेश। मार्केट में ना इससे अच्छे और सस्ते ओवन भी मिलते हैं, लेकिन तुम तो करोड़पति बाप की बेटी हो ना। बस परेश, बात बात पे ताने मत दो। बस ऐसी ही छोटी छोटी बातों में मनमुटाव होता रहा और पवन सिंह जी अनजाने में आप भी आग में घी डालते रहे। परेश को जो पसंद नहीं था वही आपने किया। दामाद जी, देखिए मुझे पता है कि आपको ये पसंद नहीं है, पर एक रिक्वेस्ट है हमारी। हाँ कहिए ना। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि प्रतीक्षा हमारी इकलौती बेटी है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा सारा बिजनेस संभालें ताकि हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाए। आपकी चिंता जायज है, लेकिन मेरे भी खुद के कुछ सपने हैं और उन्हें मैं अपने बलबूते पर हासिल करना चाहता हूँ। अरे परेश बेटा, अपने बलबूते पर कितना कमाओगे? पर आखिरकार ये सब तुम्हें ही तो संभालना है। देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए और वक्त ही बताएगा कि मैं अपने बलबूते पर क्या हासिल कर सकता हूँ। नमस्ते। अरे और ऐसे ही दिन ब दिन झगड़े बढ़ते गए और फाइनली दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। लेकिन जब पति पत्नी और परिवार वालों के बीच बातचीत बंद हो, संवाद ना हो, तो ये कमियां दूरियों को और बढ़ा देती है। और फिर रही सही कसर भी परेश ने पूरी कर दी। कैसे? बताता। चलो परेश, हॉस्पिटल चलते हैं, मेरी मम्मी से मिलके आते हैं। मुझे थोड़ा सा काम है, तो तुम हो आओ, मैं फोन पे बात कर लूंगा। परेश, तुम्हारे घर में कुछ भी हो जाए, मेरा रहना जरूरी है। और मेरी माँ वहाँ 3 दिन से हॉस्पिटल में है, तुम एक बार भी उनसे मिलने नहीं जा सकते। कल भी तुमने कहा था कि ऑफिस से आते आते तुम मिल आओगे, पर तुम नहीं गए। प्रतीक्षा, मेरी वहाँ क्या जरूरत है? तुम तो रोज जाती हो ना, और इतने सारे नौकर चाकर भी तो हैं। परेश, मेरी माँ तुम्हारी सासू माँ भी है। प्रतीक्षा, तुम मेरी माँ को अकेला छोड़ के गई थी, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तब मैंने सॉरी बोल दिया था, तो आज मैं सॉरी बोल देता हूँ। और वैसे भी तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। परेश, बहुत हो गया। तुम्हारे मन में मेरे पेरेंट्स के लिए कोई फीलिंग, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। रिस्पेक्ट? तुम्हारे मम्मी पापा मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, जो मेरे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट हो? परेश, तुम्हें उनकी हर बात गलत लगती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो हमारा साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है तो मत रहो ना साथ। तो तुम चाहते हो कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं? तो और क्या बोलूं? तुम्हें साथ रहना मुश्किल लग रहा है ना? ठीक है, तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? तुम्हें तो घर छोड़ने का बहाना मिल गया ना। बस बहुत हुआ, ताने ताने ताने। मैं इस घर में 2 मिनट भी नहीं रह सकती। तो जाओ ना, मैं सामान पैक कराने में मदद करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी
कभी वापस नहीं आऊंगी। तो जाओ ना, और अपने सारे गहने भी लेके जाना, ठीक है? यही बोलने आया था। हाँ हाँ, मैं सब ले जाऊंगी। बस ऐसे प्रतीक्षा ने घर छोड़ दिया। प्रतीक्षा को लगा कि परेश उसे लेने आएगा। परेश ये सोच रहा था कि प्रतीक्षा खुद घर छोड़कर गई है, तो जब उसका मन करेगा तब वो लौट कर आ जाएगी। कई दिनों तक परेश उसे लेने नहीं गया। फिर एक दिन गुस्से में प्रतीक्षा ने डिवोर्स की बात की और परेश ने उसे डिवोर्स दे भी दिया। अरे झगड़े किस घर में नहीं होते हैं? और नोक झोंक तो शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, घर में बे वासण हो तो खखड़े ही खरा। हाँ, वासन खखड़े मतलब घर में अगर दो बर्तन ऐसे बाजू बाजू में पड़े हो, आपस में टकराए तो आवाज तो आता ही है ना। हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक बर्तन को घर में रख लो और दूसरे बर्तन को घर से बाहर निकाल लो। हाँ, छोटी छोटी बातों में डाइवोर्स है भिड़ा। हाँ नहीं बरोबर नहीं है। हाँ तो, और पवन सिंह जी, आप सबने इनका डिवोर्स रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए चाचा जी, डिवोर्स का फैसला इन दोनों का ही था। हमने तो समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप तो जानते हो ना आजकल के बच्चे, शादी के लिए जितने उतावले थे, डिवोर्स के लिए भी उतने उतावले हो गए। अभी पोपट कल गलत विचार ना। इन दोनों के छोटे छोटे झगड़ों की चिंगारी ने कब आग पकड़ी पता ही नहीं चला। आपकी बात बराबर है, लेकिन मैं बात कहूं, आप अपनी बेटी की खुशी के लिए जो कुछ भी कर रहे थे, वो जाने अनजाने में उसके घर में आपकी दखल अंदाजी हो रही थी। देखिए, माँ बाप को ये लगना स्वाभाविक है कि उनकी बेटी को जो सुख सुविधा यहाँ मिली है वो उसके ससुराल में भी मिले। हाँ, लेकिन उसके लिए उसके पति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, ये ठीक नहीं। हाँ, पर परेश जी, आपको भी थोड़ा समझना चाहिए था। प्रतीक्षा जी एक अलग मॉल से सिर्फ आपके भरोसे आई थी। उसे एडजस्ट करने का थोड़ा वक्त तो आपको देना चाहिए था। और प्रतीक्षा जी, आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि परेश जी का सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी हर्ट ना हो। प्रतीक्षा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाया था। और ये मेरा मेल ईगो था जो बीच में आ रहा था। मेलेगो म्हणजे काय? मेलेगो नहीं, मेल ईगो म्हणजे पुरुषी अहम। मेल मतलब पुरुष, ईगो मतलब अहम। अच्छा, इसी मेल ईगो की वजह से मैं तुमसे लाख चाहने के बाद भी बात नहीं कर पा रहा था। गलती मेरी भी थी, मैंने गुस्से में आके तुम्हें डिवोर्स की बात कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मित्रों, फर्ज कीजिए कोई व्यक्ति जंगल में खजाना खोजने के लिए जाए और शेर उसके पीछे पड़ जाए, वो क्या करेगा? भरसक प्रयास करेगा शेर से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, और जब बच जाएगा तो उसे इस बात का गम नहीं होगा कि खजाना नहीं मिला, इस बात की खुशी होगी कि शेर से बच गया। तो यही हुआ है हमारे पत्रकार पोपटलाल के साथ। क्या करें, पोपटलाल के साथ ऐसा होता है। लेकिन आप जानते हैं, पोपटलाल हमारे ऐसे हैं जो कष्टों की आंच में अपनी जिंदगी की खुशियां किसी तरह पका ही लेते और उनके चेहरे पे मुस्कान आ ही जाती है। आप भी जीवन में कष्टों की चिंता मत कीजिए, बस मुस्कुराते रहिए, और आपकी मुस्कुराहट के वाहक हैं हम आपको सदैव मुस्कुराहट बांटेंगे। बस सदैव हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, कल नई हंसी नई मुस्कुराहट के साथ। देखो, मेरे हिसाब से तो गलती सबकी थी। अरे जहां बात बातचीत से सुलझ सकती थी, वहां बात का बतंगड़ बन गया। परेश बेटा, प्रतीक्षा बेटी,
शादी सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं, दो परिवार के बीच का बंधन है। शादी से दो परिवार जुड़ते हैं और एक बड़ा परिवार बनता है। सही बात है। और उस परिवार में अगर दामाद बेटा बनकर और बहू बेटी बनकर रहे तो वो बंधन अटूट रहता है। क्या बात है? और पवन सिंह जी, रिश्तों के धागे कभी उलझ जाते हैं तो बच्चे जल्दबाजी में उसे तोड़ने पर आ जाते हैं, लेकिन हम बड़ों को हमेशा उसे जोड़ने का काम करना चाहिए। चाचा जी, आज आप सब ने हमारी आंखें खोल दी। हम तो बस अपनी बेटी और दामाद को खुश देखना चाहते थे, लेकिन शायद अनजाने में हमने कहीं परेश के सम्मान को ठेस पहुंचा। परेश, I'm really sorry। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। पापा प्लीज आप ऐसे मत कहिए, गलती मेरी भी थी, इसलिए आई एम सॉरी। मैं अपने ईगो की वजह से आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाया और उस वजह से मैंने प्रतीक्षा को भी भला बुरा कह दिया। आई एम सॉरी प्रतीक्षा। नहीं परेश, गलती मेरी भी है। मुझे गुस्से में आकर तुम्हें डिवोर्स की बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो, जब सबको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो तकरार के लिए कोई जगह नहीं बचती। हाँ। थैंक यू पोपटलाल जी। अगर आज आप बीच में नहीं आते ना तो शायद हम कभी मिल भी नहीं पाते। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप चाहते तो आज आप ये शादी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आज मुझे अपनी शादी से ज्यादा आप दोनों के टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की खुशी है। वाह 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 पोपटलाल, पोपटलाल याचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। पोपटलाल जी, आपने हमारी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से पिरो दिया। हम आपको यही शुभकामनाएं देते हैं कि आपका रिश्ता भी जल्द से जल्द हो जाए। प्लीज। हाँ, और अब आपके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी भी है। अब ऐसा बोलते हैं कोई लाता नहीं है यार। थैंक यू प्रतीक्षा, थैंक यू परेश। परेश बेटा, प्रतीक्षा बेटी, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम दोनों के बीच कभी भी किसी भी बात पे अनबन हो ना तो उसे बातचीत से सुलझा देना। उसे गलतफहमी का पेड़ मत बनने देना। सही बात है, परिवार के बीच में कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। मैं तूफान एक्सप्रेस में विवाहित जीवन पर एक ऐसा आर्टिकल लिखने वाला हूं ना कि आज के बाद कभी कोई तलाक लेने की नहीं सोचेगा। वाह, शाबाश। चलिए चलिए बहनों, शगुन का मुहूर्त बीता जा रहा है। आइए बहनों, हम परेश की ओर से इनको शगुन देते हैं। अरे ढोल बजाओ, बजाओ बजाओ। आज क्या सोचा था और क्या हो गया, नहीं माधवी? शादी के मामले में पोपट भाऊजी का नसीब मतलब नहीं तो क्या है, वो परेश प्रतीक्षा की पहले शादी हुई, फिर डिवोर्स हुआ, फिर उन्हीं की शादी हुई, और अपना पोपटलाल पहले अकेला था, अब भी अकेला ही रह गया। अरे पर पोपट भाऊजी ग्रेट है नहीं? परेश और प्रतीक्षा को वापस मिलाया उन्होंने, एकदम देवदूत बनकर आए नहीं उनके लाइफ में। अगर पोपट भाई चाहते वो प्रतीक्षा से शादी कर सकते थे। हाँ, और
प्रतीक्षा के पेरेंट्स भी पोपटलाल से उसका शादी करने के लिए रेडी थे। एग्जैक्टली पर उन्होंने अपने बारे में ना सोच के प्रतीक्षा और परेश के बारे में सोचा। बबीता, एक बात कहूं, हमारा पोपटलाल सबसे कितना भी लड़ता झगड़ता हो, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। हाँ। और रोशन डार्लिंग, कोई अपने पोपू का दिल ना सोने का है, सोने का। आज तो वरी नहीं तो कौन किसी और के बारे में इतना सोचता है। और नहीं देखी, वो जो दूसरों के बारे में सोचता है ना, वही असली हीरो होता है। हाँ, पोपटलाल भाई सच में असली हीरो हैं। सही बात है कोमल, उसके जैसी सोच हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, असली बात का पता लगाकर परेश और प्रतीक्षा दोनों की जिंदगी संवार दी। अरे मूल तो पत्रकार ने आका खोड़ा करके परेश को ढूंढ निकाला। वो बराबर है बापूजी, लेकिन पोपटलाल अगर ऐसा ही करता रहा तो फिर उसके सर पे शहरा कब बंधेगा? अरे तू देखना जेठिया, तेरा भी बनेगा, बाजा भी बजेगा और पोपटलाल की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। ऐसा बोलते बोलते सालों बीत गए बापूजी, लेकिन पोपटलाल अभी तक कुंवारे का कुंवारा ही है। तो भगवान पे भरोसा रख, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हे भगवान, अब हमें जल्द से जल्द पोपट अंकल की बारात में जाना है। पोपट अंकल कितने अच्छे हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। अब आपको भी उनके बारे में सोचना ही होगा। हाँ भगवान, आपने जिस किसी को भी पोपट अंकल के लिए चुना है ना, उसको आप जल्द से जल्द गोकुलधाम सोसाइटी का एड्रेस दे दो प्लीज। भगवान जी, अपने पोपट अंकल की शादी जल्द से जल्द नहीं करवाई तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। भगवान, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लीज हमारे प्यारे पोपट अंकल की शादी करा दो प्लीज। प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज प्लीज। मेरी बारात में जाने के लिए मेरे गोकुलधाम वाले कब से इंतजार कर रहे हैं। किसी भी इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? आज फिर मेरी शादी होते होते रह गई। होता है, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी नहीं, मेरे साथ हर बार ऐसा होता है। मैं 99 रन बनाता हूँ, सोचता हूँ अभी सेंचुरी हो जाएगी और आउट हो जाता हूँ। आज फिर अकेला हो गया। अरे तुम अकेले कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा दोस्त। तो वही मेरे दोस्त, मेरे पल पल के साथी। वादा करो तुम मेरा साथ छोड़कर कभी नहीं जाओगे। कभी नहीं। मैं तुम्हें बरसात में भीगने से बचाऊंगा, धूप में छांव बन जाऊंगा, और चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, हमेशा तुम्हारी परछाई बन के तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वाह वाह वाह, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। चलो फिर, बैठे क्यों हो? उठो, नई गिल्ली नया दाव। मतलब उठाओ फोन और फिर से लगाओ मैरिज ब्यूरो में फोन। अरे हाँ हाँ, तुम्हारी बात बराबर है। अब इस वक्त मैरिज ब्यूरो में फोन करता हूँ और अप्सरा जी से बात करता हूँ। हेलो अप्सरा जी। हाँ बोलिए। अरे पहचाना नहीं, पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। हाँ पहचाना, बोलिए। अरे रिश्ता मेरा टूटा है, आपको क्या हो गया? पोपटलाल जी, आज ना मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा मूड बहुत खराब किया है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब से मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। अरे ऐसा क्या हो गया? मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ उससे, मैं समझाऊंगा। अभी मैं समझाने में एक्सपर्ट हो गया हूँ। नहीं नहीं पोपटलाल जी, इट्स ओके। ये हमारी रोज की छोटी मोटी सी अनबन है, सुलझ जाएगी। चलिए ठीक है। वैसे पोपटलाल जी, मुझे पता चला आज क्या हुआ। एंड आई मस्ट से, आपने परेश जी और प्रतीक्षा जी को मिला के बहुत अच्छा काम किया। अप्सरा जी, मेरे दिल ने जो कहा मैं उसी रास्ते पर चला और दो दिलों को मिलवा दिया। वेरी नाइस। पोपटलाल जी, मैंने ना आपके रिश्ते के कई सारे किस्से सुने हैं। इस पे ना एक सुपरहिट हिंदी फिल्म बन सकती है। फिल्म तो बन सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब? अच्छी फिल्म कब बन सकती है? जब उसकी कहानी का अच्छा क्लाइमैक्स हो। और मेरी कहानी का क्लाइमैक्स अच्छा तब होगा जब मेरी शादी होगी। और शादी कब होगी? जब एक अच्छी सुकन्या मिलेगी। और अच्छी सुकन्या कौन ढूंढेगा? आप। इसीलिए मैंने कहा कि जल्दी से मेरी शादी करवाइए, आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट वरी पोपटलाल जी, हमारा काम शुरू हो गया है और हमने आपका बायोडेटा 2-3 जगह भी भेज दिया है। अच्छा, अब देखना, आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। अरे वाह, थैंक यू अप्सरा जी। ओके बाय। हो गई बात, बात ही होती है, शादी पता नहीं कब होगी। हो जाएगी, लेकिन इस पर एक और कहावत याद आ रही है। कहूं? कहो कहो।
आज तुम्हें मौका मिला है, जितनी कहावतें बोलनी हो बोल दो। इंतजार का फल मीठा होता है। तुमने जितना इंतजार किया है ना, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। देखना, मेरी भाभी लाखों में एक होगी। अरे वाह वाह, तुम्हारे मुंह में मथुरा का पेड़ा। सुन रहे हैं ना आप? अरे अब तो इस कुंवारे पर नजर डालिए और मेरा घर संसार बसा दीजिए। बहुत रोमांचक मैच चल रहा है। हार के जीतने वाले को एटीएम कहते हैं। और ये जबरदस्त शॉट अंजलि ने और ये शटल कॉक सीधा गया है और लगा है जेठा अंकल के सर पे। लगता है जेठा अंकल बेहोश होने वाले। कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ए भाई, ये क्या बोल रहे तू? ये फूल लगने से कोई बेहोश थोड़ी होता है बबीता जी, है? सॉरी यहाँ जेठा भाई, आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, फूल थोड़ी लगती है। खेलिए खेलिए खेलिए। अच्छा, किसका तू? आपका? स्कोर वापस याद दिला देता हूँ। बबीता आंटी है 20 पर और अंजलि आंटी है 17 पर। बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी। एक मिनट। जेठा भाई, आप चाहते हैं मैं हार जाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आप ये चाहते कि मैं हार जाऊं? अरे नहीं नहीं बबीता जी, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। पर आप ही ने तभी कहा कि आप नहीं चाहते कि अंजलि भाभी हार जाए। That means अगर अंजलि भाभी जीती तो मैं तो हार ही जाऊंगी ना? नहीं नहीं, मेरा क्या? सॉरी सॉरी, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस। अंजलि आंटी, अंजलि आंटी, बबीता, बबीता। एक मिनट, एक मिनट। अरे ये तो गलत है। अंजलि भाभी, ये क्या? ये लोग आपका और बबीता जी का नाम ले लेके चिल्ला रहे, लेकिन इनको तो आप कुछ नहीं कह रहे। वो क्या है जेठा भाई, अंजलि भाभी और बबीता जी के लिए 3-3 लोग हैं चीयर करने के लिए। हाँ जेठा भाई, और अगर आप अंजलि भाभी और बबीता दोनों में से किसी एक को सपोर्ट करेंगे तो एक सपोर्टर बढ़ जाएगा ना? एग्जैक्टली। ओह अच्छा, सॉरी। चलिए चलिए, अभी गेम रिज्यूम करते हैं। ओके, एक बार स्कोर कार्ड पर नजर डाल देते हैं। बबीता आंटी का स्कोर है 20 और अंजलि आंटी थे 17 पे। कम ऑन। अंजलि आंटी ने स्टॉप किया है, बबीता आंटी ने मारा है और ये और एक वाह वाह बबीता जी, वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बबीता आंटी को पॉइंट मिला। उनका स्कोर हो गया है 21। मैं जीत गई। अरे 21 का जीत गए। हाँ, जीत गए, जीत गए, जीत गए। वाह बबीता आंटी, आप तो बैडमिंटन चैंपियन निकले। थैंक यू। बबीता जी के साथ बैडमिंटन का मैच खेलने का अच्छा मौका है। बराबर बराबर बोला सोनू बेटा, तूने बहुत बढ़िया खेला है बबीता जी। लेकिन वो असली चैंपियन तभी कहलाएंगे जब वो मुझे ये खेल में हराएंगे। जेठा अंकल, आप बैडमिंटन इतना अच्छा खेलते हैं? अरे अच्छा, मतलब कॉलेज में मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता था। ओ जेठालाल, अरे क्या कुछ भी बोलता है। तुम कब कॉलेज गया? अरे कब क्या, बहुत बार गया हूँ। बहुत बार? हाँ, मैं मामा के घर पे जाता था ना, तो मामा के घर के सामने एक कॉलेज था और वो क्या कॉलेज का प्यून और सिक्योरिटी वो सब मामा के दोस्त, मतलब पहचानते थे। तो कॉलेज में बैडमिंटन का हॉल था, तो मेरे लिए फ्री एंट्री थी, तो रोज जाके मैं खेलता था मस्त। अच्छा, ये कितना साल पहले का बात है। तो क्या हुआ, आपको क्या लगता है वक्त के दिमाग ने मेरे बाजुओं को खोखला कर दिया? नहीं,
आज भी इन बाजुओं में उतनी ही ताकत है, आज भी मैं जोरदार खेलता हूँ। फिर तो बबीता आंटी और जेठा अंकल के बीच में मैच होना ही चाहिए। नहीं 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 बबीता, बहुत लेट हो गया, चलो घर जाके सो जाते हैं। अरे कितना सोना है आपको अय्यर भाई, रोज तो सोते हैं। आज इतना बढ़िया माहौल बना है, तो एक आध मैच तो खेल सकते हैं बबीता जी। हाँ 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 होना ही चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत टाइम जाएगा। अरे ऐसा है तो हम एक छोटा सा 11 पॉइंट का मैच खेल लेते हैं। हाँ अरे क्या हाँ जेठालाल, मेरा बात मानो, तुम बबीता को नहीं हरा सकता। और अगर हरा दिया तो कुछ नहीं, बबीता आंटी सबको रसगुल्ले खिलाएंगी, है ना? ओके डन। यस। लेकिन जेठा जी आप हारे तो जेठालाल सबको एक एक मोबाइल देगा। मोबाइल फोन? क्या हुआ, बहुत ज्यादा है? ऑफ कोर्स ज्यादा है। मतलब सबको एक एक मोबाइल फोन, मतलब तो उसमें क्या है, जेठालाल बहुत बड़ा पार्टी है। क्यों जेठालाल? हाँ उसमें क्या है, मुझे चैलेंज एक्सपेक्ट है। जो भी आप समझ गए ना भाई। चलो भाई चलो, मैं रेडी हूँ। ओके तो दोस्तों, एक बहुत ही रोमांचक मैच होने जा रहा है। एक तरफ है जेठा अंकल और एक तरफ है बबीता आंटी। अगर बबीता आंटी हार गए तो वो सबको टेस्टी टेस्टी रसगुल्ले खिलाएंगी, और अगर जेठा अंकल हार गए तो वो सबको एक एक मोबाइल फोन देंगे। तो जेठा जी आप कहाँ से खेलना पसंद करेंगे? कोई भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी साइड चलेगा। तो आप यहाँ से आ जाइए। ठीक है। ऑल द बेस्ट। ऑल बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा इधर कोई नहीं, अच्छा थैंक यू। लाला बेटा फूल दे। कौन सा फूल, रोज का, जैस्मिन का कि सनफ्लावर का? जेठालाल इसको फूल नहीं शटल कॉक कहते हैं। हम लोग तो बचपन से इसको फूल ही बोलते हैं। फूल फूल बोलते हैं इसको। बेटा काम कर, बबीता जी को दे, लेडीज फर्स्ट। ओके तो इस ऐतिहासिक मैच की शुरुआत की जाए, और पहले सर्व करेंगी बबीता आंटी। बबीता मैच स्टार्ट। यस कम ऑन बबीता, कम ऑन बबीता जी। मित्रों, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज के जमाने में इसे यूं कहा जाना चाहिए कि प्राण जाए यदि वचन दिया जाए। बड़ा मुश्किल है साहब वचन निभाना आज के जमाने में। अब जेठालाल ने जो वचन दिया है वो निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं कि हम आपको इसी तरह हंसाते रहेंगे। और एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूं कि इस कहानी का एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इतना धमाल होने वाला है, इतनी मस्ती होने वाली है। कैसे, ये तो आप देखेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बबीता मैच स्टार्ट। यस कम ऑन बबीता, कम ऑन बबीता जी। कम ऑन जेठा भाई। यस यस यस। जेठालाल तुम पहला ही पॉइंट हार गया। तो अय्यर भाई आपको देसी नियम मालूम नहीं है क्या? तो क्रिकेट में पहला बॉल, बैडमिंटन में पहला फूल, वो सब ट्रायल होता है। असली मैच अभी शुरू होगी। ट्रायल्स था, अब ऑल रियल्स चालू होगा। रियल मैच चालू की जाए। ले बबीता जी लीजिए, हाँ सर्विसिंग कीजिए। थैंक यू। हाँ बबीता कम ऑन। ऑल रियल्स। जेठालाल तुम बबीता से 3 पॉइंट पीछे है, अभी भी टाइम है, हार मान लो। अंपायर, अय्यर भाई बहुत डिस्टर्ब करें, इनको बोलो घर पर जाकर सो जाए। अय्यर अंकल आप ऐसे प्लेयर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो जेठालाल थक गया हो तो मैच छोड़ सकता है। अंपायर क्या मंगाऊं आपके लिए? वड़ा पाव को, चाय कॉफी कोई मंगाऊं?
क्या यस क्या? अरे कब से डिस्टर्ब कर इनको, बोलो कुछ यार। ओके ओके ओके, सॉरी जेठा अंकल। अयर अंकल, आप किसी प्लेयर को ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए, ये लास्ट वार्निंग है। अगर आपने फिर से डिस्टर्ब किया तो आपको जेठा अंकल की तरफ से मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। ओ भाई हो, तू कहना क्या चाहता है? मतलब मैं क्या हारने वाला हूँ? भाई एक मिनट, ये अंपायर बदलो। ये अंपायर तटस्थ नहीं है। क्या नहीं है? न्यूट्रल बाना, न्यूट्रल। ओके सॉरी 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 सॉरी, मैं एकदम न्यूट्रल हूँ। अय्यर अंकल, लास्ट वार्निंग है, अगर आपने किसी प्लेयर को परेशान किया तो आपको मोबाइल फोन नहीं मिलेगा और रसगुल्ले भी नहीं मिलेंगे। ओके जेठा अंकल? चलिए जेठा जी, कम ऑन। बट और अंदर आ जा ना। कोर्ट में अंदर आ जा तू। क्या यार अंपायर, क्या किधर ध्यान है आपका? कोर्ट में कोई नहीं आएगा। ओके, ऑडियंस इधर आ रहे हैं ऊपर, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है इधर। स्कोर्स हो गए हैं 10 ऑल, यानी कि दोनों को जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत है। अब देखना यह है कि गोकुलधाम सोसाइटी को रसगुल्ले मिलेंगे या फिर मोबाइल फोन। रसगुल्ला रसगुल्ला। बबीता, कम ऑन बबीता। यार भाई, हाँ मैं चेयर अप कर रहा हूँ। बबीता, डिस्टर्ब हो रहा है भाई, कुछ मत करो आप। ओके ओके, चीयर्स बियर्स कुछ मत करो। मैच स्टार्ट किया जाए। ए, लुक। डोंट वरी बबीता आंटी, ये पॉइंट काउंट नहीं किया जाएगा। बबीता आंटी को एक अलग रैकेट दें। हाँ। बोली हमारे पास 2 ही रैकेट है। मतलब थे। मतलब ये मैच कंप्लीट नहीं होगा, ड्रॉ हो जाएगा। अगर ड्रॉ करना है तो एक ही शर्त पे होगा। हाँ? कौन सी शर्त? यही कि बबीता आंटी कल सुबह सबको रसगुल्ला खिलाएंगी। ओके? नहीं नहीं नहीं, नो क्या बबीता जी, ये मैच ड्रॉ हुआ है तो रसगुल्ला हम दोनों की तरफ से होना चाहिए। अरे वाह। ओके, तो फिर कल मेरे और जेठा जी की तरफ से पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को रसगुल्ला पार्टी। ओके? चलो अभी घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। आज तो बहुत दिनों के बाद बैडमिंटन खेलने को मिला, वो भी बबीता जी के साथ। मजा आ गया। मजा तो आया, लेकिन बहुत दिनों के बाद खेला तो कंधा और हाथ थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है। ओ, ये बापूजी के खर्राटे की आवाज है। बस लेकिन बापूजी सोफे पे बैठे बैठे क्यों सो गए? लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए। क्या करूं, जगाऊं कि नहीं? नहीं जगाया और कहीं गुस्सा हो गए तो नहीं, लेकिन जगाना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पूरी रात सोफे पे बैठे बैठे सोएंगे तो उनकी गर्दन अकड़ जाएगी। जगा ही देता हूँ, भले खिंचाए। बापूजी मैं हूँ। क्या तू? हाँ, आप सोफे पे बैठे बैठे सो गए थे तो मैं आपको नींद से जगा रहा था। जगा रहा था? हाँ, नींद से? हाँ। अरे जगाते उनको है जो सोए हुए होते हैं। तो मतलब आप सोए हुए नहीं थे? नहीं, मैं ध्यान में बैठा था। रीत सर खर्राटे मार के सो रहे थे, लेकिन मानेंगे नहीं।
सॉरी बापूजी, मुझे लगा आप सो रहे थे। लगा वाली, तू भी रोज सोने से पहले ध्यान में बैठा कर, अच्छी नींद आएगी। नहीं, मुझे सोने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बापूजी। आप बोलो तो मैं कहीं भी किसी भी वक्त यूं सो सकता हूँ। अच्छा, चल सो जा। अरे क्या कर रहे बापूजी? मजाक करता है, मेरी मजाक करता है। तो शुरुआत तो आप ही ने की ना बापूजी। ऐसे चुटकी बजाते ही कोई सो सकता है भला? तो तूने ही तो बोला था, मैं यूं सो जाता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था बापूजी कि पलंग में पड़ते ही मुझे 3-4 मिनट में यूं नींद आ जाती है, ऐसा। ठीक है, जा जाके सो जा। थैंक यू। सुन। हाँ बापूजी, हाँ। आज आने में देर क्यों हो गई? अरे बापूजी, आज तो मजा आ गया। नीचे सब वो बैडमिंटन खेल रहे थे, तो मैं भी थोड़ा देखने बैठ गया। नहीं, खेला। तू? हाँ, खेला? अरे खेला मतलब जबरदस्त खेला। मेरे और बबीता जी के बीच में मैच हुई थी। कौन जीता? कोई नहीं, वो क्या है कि वो खेलते खेलते वो बबीता जी का रैकेट की झली है ना, वो टूट गई, तो फिर वो मैच रद्द बातल करनी पड़ी, वरना मैं ही जीतता। तो तुम लोग बैडमिंटन फूल से खेल रहे थे कि पत्थर से? नहीं, फूल से ही खेल रहे थे बापूजी। नहीं, ठीक है, अच्छा किया। खेल कूद तो हमारे जीवन का हिस्सा होना ही चाहिए, वरना आजकल के बच्चों को देखो, उनके सर तो मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, मैं छोटा था तभी दोस्तों के साथ कितना खेलता था, है? और जब तक मेरी मार नहीं पड़ती थी तब तक घर वापस नहीं आता। बहुत मारते थे आप मुझे। लेकिन एक बात है बापूजी, वो मारने के बाद प्यार भी उतना ही करते थे आप मुझे। अरे बेटा, माँ बाप की मार और डांट में भी प्यार ही होता है। माँ बाप अपने बच्चों को डांटते ही इसलिए है ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। चल, अभी सो जाते। जी बापूजी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। क्या हुआ बापूजी? अरे कुछ नहीं, थोड़े पैर दर्द कर रहे हैं। ले, क्यों? आज क्या कुछ ज्यादा चलना हुआ? हाँ, वो क्या हुआ ना, मैं मंदिर से लौट रहा था तो एक आदमी एक एड्रेस ढूंढ रहा था और कोई उसे ठीक से बता नहीं पा रहा था, तो उसे एड्रेस बताने में उसके साथ चला गया, तो उसमें ज्यादा ही चलना हो गया। अरे बापूजी, उसको एड्रेस समझा देना चाहिए था ना, चल के उसके साथ उसको एड्रेस बताने क्यों गए आप? बेचारा बहुत भूला था, गांव से पहली बार मुंबई आया था। मैं उसे एड्रेस नहीं बताने जाता ना तो वो बेचारा गोल गोल घूमता रहता। तुझे याद है ना, मैं भी जब पहली बार गांव से मुंबई आया था तो कैसे खो गया था। अरे हाँ बापूजी, आइए मैं आपके पैर दबा देता हूँ। अरे नहीं, ठीक है। अरे ठीक है क्या बापूजी, मस्त पैर दबा देता हूँ, आपको मस्त नींद आ जाएगी। आइए, चलिए, आइए आइए। अरे अरे क्या कर रहा है तू? तमने तेड़ी लो बापूजी। अरे अरे तू बापूजी थोड़ा वहां तक चल लेंगे? तो मैं तो जा ही रहा था, तू ही वाइडा हुआ, तुमने टेढ़ी लो। हेलो अभी धीरे धीरे, आराम से आराम से। हाँ भाई। वजन बढ़ गया अभी आपका थोड़ा? नहीं, मतलब मैं कमजोर हो गया हूँ। बापूजी, अभी आपको ये थोड़ा चलना फिरना अभी कम करना चाहिए, थोड़ा सेहत का ख्याल रखिए, क्या कि अभी उम्र भी थोड़ी बढ़ गई है। ये उम्र वाली, पैरों का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। तो वो तो आज थोड़ा ज्यादा चल लिया ना, इसलिए पैर दर्द कर रहे। मैं वही कह रहा हूँ बापूजी, थोड़ा चलना फिरना अभी कम कर दीजिए। तो क्या कम कर दीजिए? मैं थोड़ी रोज रोज सबको एड्रेस दिखाने निकल पड़ता हूँ। नहीं जमाने,
तो जेठिया, मुझे क्या लगता है मेरे पैर कांच के बने हुए हैं? नहीं तो तो इतना धीरे धीरे क्यों दबा रहा है? जोर से दबा। मेरे पैर कांच के नहीं बने हुए हैं, तो तेरे जोर से दबाने से टूट के चूर चूर हो जाएंगे। दोनों हाथों से दबा। ठीक है बापूजी। ये ठीक है? बस बस जेठिया, बस। नहीं, थोड़ा और दबा। अरे नहीं, ठीक है, तू जाके सो जा। पक्का? हाँ पक्का पक्का। ओके ओके, शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि। बैडमिंटन खेलना आज भारी पड़ गया। मुझे तो कुछ काम है? हाँ, उन्हें तो बेटे होने का फर्ज निभा लिया, मुझे बाप होने का फर्ज निभाना। हाँ, तुझे थोड़ा बाम घिस देता हूँ। क्यों? चल चल, ज्यादा भोला मत बन बेटा। बाप हूं मैं तेरा। मैं समझ गया कि तेरे हाथों में दर्द हो रहा है, तो तू बहुत दिनों के बाद खेला ना, तो दर्द तो होगा ही। पर बाबूजी इतना भी दर्द नहीं हो रहा है। अरे इतना क्यों, उतना दर्द हो रहा है ना। वो अभी आप ही ने बोला ना बापूजी, बहुत दिनों के बाद खेला इसलिए थोड़ा दर्द तो होगा ही ना। ठीक है। हाँ तो बोल नहीं सकता था, पैर दबाने बैठ गया। नहीं बताने की तो हमारी परंपरा है बापूजी। हाँ? मैं आज भी वो रात भूला नहीं हूँ बापूजी। कौन सी रात? याद है जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत तेज बुखार आया था और हमारे गांव का डॉक्टर कहीं बाहर गांव गया था, दूसरे दिन आने वाला था। तो पूरी रात आपने मेरे बाजू में बैठ के मेरी कितनी सेवा की थी। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तब पता चला कि मुझसे ज्यादा बुखार आपको था, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं था। मुझे अभी भी याद है। याद तो होगा ही ना बापूजी। मैं उन नगुणे बच्चों जैसा नहीं हूँ जो बड़े होके माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं। चलो फिर थोड़ा बाम घिस देता हूँ, अच्छी नींद आ जाएगी। जी। नहीं तो कल पूरा दिन खराब जाएगा। हाँ। क्या बस मैंने अब जब ज्यादा बाम लगाएंगे ना फिर वो जलता है। थैंक यू बापूजी। हाँ 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 जेठिया। वैसे एक बात कहूँ जेठिया? जरूर। शरीर को जो आदत ना हो ना, वो नहीं करना चाहिए। तुझे खेलना है ना तो रोज खेल, है? शरीर को मजबूत बना, रोज कसरत कर, उससे शरीर को आदत पड़ेगी। अब तू साल के बचले दिन खेलने बैठेगा तो दर्द तो होगा ही ना। नहीं बिल्कुल बराबर कह रहे हैं बापूजी आप। तो चल, कल से रोज सुबह 6 बजे उठ जाना, हम दोनों साथ में चलने जाएंगे। सुबह 6 बजे? अरे मजाक कर रहा हूँ। तो ठीक, बाकी सुबह 6 बजे उठने के लिए मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा। चल अभी शांति से सो जा। हाँ? और जमने पड़ के मत सोना, हाँ? दुखेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ। मित्रों, पिता और पुत्र का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती।
पुत्र यदि मुसीबत में हो तो उसे कहने की आवश्यकता नहीं होती। पिता बिना कहे सब कुछ समझ लेता है और उनका प्रयत्न यह रहता है किस तरह से पुत्र परेशानी से बाहर निकले। तो सही मानों में एक पिता पुत्र के लिए मित्र होता है, सखा होता है, मार्गदर्शक होता है और एक ऐसा फरिश्ता होता है जो उसे परेशानी और मुसीबत से निकालता है। लेकिन कल कुछ ऐसा होने वाला है कि जेठालाल के हाथों के तोते उड़ जाएंगे, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, दिन में तारे नजर आएंगे। तो ऐसा क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.